हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो आज हुआ क्या कि मुझे मनी की बहुत याद आ रही थी कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा चलो एक मनी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जब मैं सप्लाई ऑफ मनी को पढ़ रहा था तो मेरे को हमेशा से बहुत कन्फ्यूजन रहता था, लाइक M1 M2 M3 एंड M4 में कि क्या ये होता क्या है। और जो लिखा रहता था बस बुक के डेफिनेशंस, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, कुछ समझ नहीं आता था। बिकॉज सब लोग बस ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा फील होता था कि लाइक सब लोग बस जो बुक में लिखा है उसी चीज़ को बता देते थे। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आज वो उस तरीके से आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा जिस तरीके से मैंने इस सप्लाई ऑफ मनी के कंसेप्ट को सीखा था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला चीज एक स्टोरी लेते हैं, ठीक है, जो कि जिस स्टोरी के थ्रू मैंने सप्लाई ऑफ मनी को पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुत ही रिलेटेबल है बिकॉज ये स्टोरी मेरे घर से रिलेटेड है एंड आई थिंक ये आप लोग के साथ भी रिलेटेबल होगा बिकॉज अक्सर सबके घर में ये चीज़ होता है। आप सबने लॉकर का नाम तो सुना ही होगा। हम सबके घर में लॉकर ज़रूर होता है, कुछ हो या ना हो। तो और उन लॉकर में थोड़े से ही सही बट पैसे तो होते ही हैं। ये कहानी है मेरी दादी जी की। तो एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी को हमेशा देखता था कि वो लॉकर से पैसे निकालती है एंड फिर या तो वो उस पैसों का खुद यूज़ करती है या कभी कभी थोड़े से मुझे भी दे देती थी। ठीक है, तो मेन कहने का मतलब क्या है, तो जो स्टॉक ऑफ मनी, देखो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो स्टॉक ऑफ मनी से डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में एक थोड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक ऑफ मनी या फिर स्टॉक ऑफ मनी को हम लोग यहाँ पे लॉकर समझ रहे हैं। एक लॉकर में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। हालांकि मेरी दादी के लॉकर में बहुत सारे पैसे होते थे। तो अब ये जो दादी के लॉकर में जो इतने सारे पैसे होते थे वो हमारा हो गया स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, बट जब भी दादी को ज़रूरत पड़ता था या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को उन पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो दादी उस लॉकर में से पैसे निकाल कर उन्हें देती थी। जितना ज़रूरत है उतना ही, पूरा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैश इन हैंड, एंड स्टॉक ऑफ मनी इज नथिंग बट लॉकर। ठीक है, तो आरबीआई का, हम लोग आरबीआई को भी कुछ इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो उस सब चीज़ों को बनाती है। ठीक है, बट और आरबीआई क्या करता है, वो जो हमारा पेपर वैल्यू है, यानी कि जो हमारी नोट्स है, जो 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट्स, 500 1000 रुपीज़ नोट्स, ये सारे वो नोट्स को छापते हैं। ठीक है ना, तो अब आरबीआई करता क्या है, आरबीआई के पास भी एक, हम लोग ऐसे सपोज कर सकते हैं इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए, कि आरबीआई के पास भी एक ऐसा लॉकर है जिसमें उसके बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। बट वो इकोनॉमी को उतना ही पैसा देता है जितना कि इकोनॉमी को ज़रूरत है। बिकॉज ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा तो डेफिनेटली सबके पास पैसे आ जाएंगे एंड इन्फ्लेशन विल राइज। ठीक है, ये कंसेप्ट में बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज़ समझ में आया कि स्टॉक ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि करेंसी एंड जो मेरा मनी है, इन दोनों में कोई एक डिफरेंस होता है। ठीक है, इसे मैंने अपने इकोनॉमिक्स मेड इजी के फेसबुक पेज में भी कभी पोस्ट किया है। तो अगर आप लोग फॉलो करते होंगे देन डेफिनेटली वो आपको दिखेगा ही। और अच्छा, तो मैं बताता हूँ कि करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस है। करेंसी एक्चुअली जो कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, ये जितने चीज़ होते हैं, तो मेनली कॉइन्स एंड नोट्स, इनको हम लोग करेंसी कहते हैं। ठीक है, बट ये जो गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम लोग एक्चुअली में मनी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज करेंसी और मनी हालांकि दोनों बहुत ही सिमिलर चीज़ें होती हैं बट स्टिल दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो विथ टाइम के साथ साथ रिड्यूस कर जाती है। हमको पता है कि जो वैल्यू आज 100 रुपी नोट की है वो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में नहीं होने वाली, वो आइदर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी या फिर ऐसा हम लोग जानते भी हैं। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा कहते हैं कि बेटा एक समय था जब हमें जो चीज़ें हैं वो 6 रुपये 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी, और आज वही देखो कहाँ चला गया है। तो आज 5 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक चॉकलेट आता है, अब शायद फ्यूचर में वो भी ना आए।
तो मतलब जो 5 रुपये की वैल्यू आज है वो डेफिनेटली आगे चल के रिड्यूस होने वाली। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस होने वाली कंसेप्ट है, इसी को हम लोग करेंसी कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर कभी डीमोनेटाइजेशन हो गया जैसे कि हुआ है, तो डेफिनेटली उस पेपर नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सप्लाई ऑफ मनी ऐसा नहीं होता है। सप्लाई ऑफ मनी, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों को देख लो, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, ये इनका जो वैल्यू है वो आज से 5,000 साल पहले भी जितना ज़्यादा था, आज भी वैल्यू उतना ही है। हाँ, मान सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज़रूर होते हैं, बट इनकी वैल्यूज़ हमेशा कंस्टेंट रहती है। इसीलिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। होप आप सबको समझ में आया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो अब दादी वाली कहानी पे वापस से आते हैं, ठीक है ना। तो दादी वाली कहानी पे अगर हम वापस से आते हैं तो सबसे पहला जो है वो मेरा M1, यानी कि M यहाँ पे जो है वो मेजरमेंट, यानी कि जो हम लोग मनी सप्लाई को 4 तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। M1, M2, M3 एंड M4। M1 जो है हमारा सबसे सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है एंड सबसे वाइडली यूज्ड भी होता है इंडिया में ये चीज़। क्यों? देखो M1 क्या क्या चीज़ कंटेन करता है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो वो करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स है एंड अदर डिपॉजिट्स है। बट अगर मैं अपने तरीके से बोलूँ जैसे कि मैंने इसको समझा था, तो होता क्या है कि दादी जी ने लॉकर से जितना पैसा निकाला वो हो गया उनके हाथ में आने वाला पैसा, करेंसी, ठीक है। तो जितना उन्हें ज़रूरत थी उन्होंने उतना पैसा निकाल दिया करेंसी के रूप में। अब डेफिनेटली लॉकर में पैसा जो है वो कहीं ऐसे जगह से तो नहीं आ सकता ना, उसमें पैसा रखना पड़ता है। तो दादी जी को जब दादाजी से या फिर किसी और जगह से कोई पैसा मिलता था तो वो उन पैसों को लॉकर में रखती थी, ताकि समय आने पर जब भी वो चाहे उस पैसों को निकाल दे अपने ज़रूरत के लिए। तो उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। इसको डिमांड डिपॉजिट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज कोई ऐसा डिपॉजिट जिसको डिमांड पड़ने पर, यानी जब भी मेरी डिमांड हो मनी की, हम उसे निकाल सकें, इसीलिए वो डिमांड डिपॉजिट्स। एंड दादी का कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम था। वो लॉकर में पैसा इसलिए रखती थी ताकि फ्यूचर में जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उनमें से कुछ पैसा निकाल लें। एंड अदर डिपॉजिट्स मतलब अदर डिपॉजिट्स को यहाँ पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि लाइक डिफरेंट फैमिली मेंबर्स भी अपने लॉकर, उसी लॉकर में अपने अपने कुछ पार्ट ऑफ मनी या फिर सेविंग्स या कुछ चीज़, ज्वेलरीज एंड ऑल सब चीज़ रखते थे। तो ये हो गया अदर डिपॉजिट्स। अब इसको अगर बुकिश लैंग्वेज में समझें तो M1 क्या होता है? हमारा करेंसी, जो कि हमारा नोट्स एंड कॉइन्स है। डिमांड डिपॉजिट जो हम बैंक में करते हैं ताकि हम फ्यूचर में निकाल दें जब भी हमको डिमांड पड़े। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, यानी कि RBI में सिर्फ हमारे ही पैसे या फिर RBI जितना छापता है सिर्फ उतने ही पैसे नहीं होते। इंटरनेशनल बैंक्स एंड IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के पैसे, इन सब के डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं, ताकि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं जब उन्हें डिमांड हो मनी की तो वो निकाल सके, ठीक है। अब इस चीज़ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है M2। अब क्योंकि हमने M1 समझ लिया है तो M2 हमारे समझने के लिए आसानी होगा। M2 होता क्या है? M1 तो उसमें है ही, ठीक है। दादी जी के लॉकर पे वापस जाते हैं तो दादी जी का जो लॉकर है उसमें वो पैसा निकालती भी है, वो पैसा उस लॉकर में रखती भी है, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उस लॉकर में पैसा रखते हैं। बट पोस्टल सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, M2 में एक नया चीज़ ऐड हो रहा है जो कि पोस्टल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी बहुत लोग अपने सेविंग्स अकाउंट या फिर अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। बट क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं उनकी हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि लाइक उनकी संख्या अगर हम लोग बैंक से कंपेयर करें तो वो डेफिनेटली कम है। लाइक बैंक में जितने ज़्यादा अकाउंट्स हैं उतने पोस्ट ऑफिस में नहीं हैं। तो ऐसे ये जो रेयर लोग हैं जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में पैसे रखते हैं, इसको आप मेरे को मान सकते हो। लाइक मेरे पास बचपन में जब मेरे पास कहीं से कोई रिलेटिव्स या कहीं से भी कोई इनकम या पैसा आता था, यानी कि 500 रुपीज़ के नोट्स भी अगर आते थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं भी वही काम करता था, मैं अपने दादी जी को वो पैसा दे देता था, बोलते थे दादी जी आप इसे लॉकर में रख दो और जब भी ज़रूरत पड़े ताकि मैं इसे ले सकूँ वापस, ठीक है। या फिर मैं अपने लॉकर में रखता था मनी, छोटा सा अपना जो मेरा बॉक्स होता था उस पर। तो ये हमारे हो गए पोस्टल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है ना। तो M2 जो है वो M1 के साथ साथ
घर में और कहाँ पैसा है, मेरे बॉक्स में, ठीक है। तो घर में एक पैसा मेरे लॉकर में है, दूसरा पैसा मेरे बॉक्स में है, तो ये टोटल मनी जो है वो मेरा M2 कहलाता है, ठीक है। टोटल मनी सप्लाई या फिर टोटल मेजरमेंट ऑफ मनी, इसको हम लोग M2 कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दादी जी की कहानी खत्म, अब थोड़ा रियलिटी पे आ जाते हैं। लाइक M3 क्या होता है। जब भी गवर्नमेंट ये कहे कि गवर्नमेंट के पास जो मनी सप्लाई है वो M3 है, मतलब इतना मनी सप्लाई, इतना मनी सप्लाई है, जिसको वो M3 के नाम से बोल रही है कि M3 अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट के पास करेंसी है, सम पार्ट ऑफ करेंसी है, सम पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स है, सम पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट्स हैं, एंड इसके साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स भी हैं। यानी कि जो हम लोग बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं फिक्स डिपॉजिट्स वाले, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स वाले जो अकाउंट्स हैं, जो हमें जब हम चाहे तब हम पैसा नहीं निकाल सकते उस वहाँ से, हम सिर्फ तभी पैसा निकाल सकते हैं जब वो मैच्योरिटी हो जाए, जब हमारा जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाए, तब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट जितना बताया गया था उतना हमको वापस मिलता है। तो जब हम इस चीज़ को भी ऐड कर देते हैं तो ये हमारा M3 मेजरमेंट बन जाता है, ठीक है। एंड फाइनली M4 जो है वो M1 प्लस पोस्टल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स प्लस टर्म डिपॉजिट्स, इन सारे चीज़ों को जब ले ले M4, तो वो M4 कहलाता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर बहुत ही आसानी से समझना है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि M1 क्या हो गया, ये मेरा लॉकर हो गया, जो हम सबको दिखता है, मतलब अगर कोई बाहर से आदमी आता है तो उसको भी दिखता है कि लॉकर में डेफिनेटली पैसा तो होता ही है, ठीक है। M2 क्या हो गया, लॉकर के साथ साथ और पैसा कहाँ छुपा हुआ था, वो मेरे बॉक्स में था, तो ये हो गया M2। M3 क्या हो गया, चलो बॉक्स वाला पैसा भी निकल गया, M1 भी निकल गया, तो और बाकी पैसे कहाँ पे हैं भाई, वो इतने फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में भी हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा M3। और M4 कहाँ कहाँ मिल गया, M1 पोस्टल सेविंग्स बैंक एंड टर्म डिपॉजिट्स। अगर हम रेड मारने जा रहे हैं और अगर ये जितने अमाउंट्स हैं M1 PSBD एंड TD, ये सब मेरे को अगर मिल जाते हैं, TD यहाँ पे टर्म डिपॉजिट्स एंड PSBD यहाँ पे ये है, ठीक है, पोस्टल सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, तो ये सारे अमाउंट जब मेरे को रेड में मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसके घर में तो M4 मनी सप्लाई अमाउंट है, ठीक है, M4 अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी क्यों कहते हैं, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। बिकॉज M1 और M2 एक ऐसा मेजरमेंट ऑफ मनी है जिसको हम जब भी चाहे, जब भी मेरा डिमांड फॉर मनी होता है, हम इजीली इस चीज़ को विथड्रॉ कर सकते हैं वया ATM, वया चेक्स, वया डायरेक्टली ऐसे जाके बैंक से मांग सकते हैं पैसा। जैसा भी मेरा पैसा है मैं निकाल सकता हूँ, तुरंत मैं अपने लॉकर से, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ा मैं तुरंत लॉकर से पैसा निकाल दिया, ठीक है। तो M1 एंड M2 जो है आसानी से हम लोग अपने एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए नैरो मनी होता है एंड मोस्ट लिक्विड एसेट भी होता है। बट M3 एंड M4 जो है वो ब्रॉड मनी है, इसमें बहुत सारे झंझट आ जाते हैं। M3 अगर हमको देखना है कि टोटल एक इकोनॉमी में M3 कितना अमाउंट है, तो मेरे को करेंसी देखना पड़ेगा, डिमांड डिपॉजिट्स देखना पड़ेगा, अदर डिपॉजिट्स देखना पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स भी देखना पड़ेगा। M4 तो भाई इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये दोनों को हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो। बाकी आने वाले वीडियोस में नए नए कंसेप्ट के साथ मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा। अगर कुछ भी समझना आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना। और फेसबुक पेज इकोनॉमिक्स मेड इजी का जाके सर्च करो और उससे भी लाइक करो, ताकि वहाँ से भी कुछ नए नए टाइप के इन्फॉर्मेशंस एंड मीम्स ऑन इकोनॉमिक्स भी आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।